हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पावरफुल फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक नया टॉपिक ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर इस बार आपको इस तरीके से एक पॉइंट दिया गया है कि इसमें थ्योरेटिकल मैटर भी है, डेरिवेटिव पोर्शन भी, और एक लास्ट में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी इसमें होने वाली ऊर्जा हानियाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो 7वें लेसन से या अदर लेसन से एग्जामिनर की चॉइस कोई वहाँ पर पूरा डेरिवेटिव पोर्शन होता है, तो फिर यहाँ पर जो 90 और 10वें लेसन से आपको जो 3 या 4 नंबर का एक बड़ा डेरिवेशन मिलने वाला है, तो उसमें वो ट्रांसफार्मर भी आपको वहाँ दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 बार से यहाँ पर LCR और बैंड चौड़ाई केवल यानी 2 डेरिवेटिव पोर्शन के बारे में ही यहाँ पर डिटेल पूछी जा चुकी है 19 और 18 में। ठीक है, तो अब ट्रांसफार्मर भी एक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है अगर थ्योरेटिकल चॉइस होती है तो ट्रांसफार्मर है क्या? तो ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को परिवर्तित करती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को परिवर्तित करती है, यानी बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। तो युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को परिवर्तित करती है, तो ऐसी युक्ति को आप बोलते हो यहाँ पर ट्रांसफार्मर, परिवर्तित करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ट्रांसफार्मर यहाँ कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला लेसन था, वहाँ आपने देखा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी कॉन्सेप्ट था, स्वप्रेरण का भी था और अन्योन्य प्रेरण का भी था। तो ट्रांसफार्मर यहाँ अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, तो अन्योन्य प्रेरण। और जो आपने एक जनित्र के लिए एक डेरिवेशन पढ़ा था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति, वो वहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित पॉइंट था। तो उसके लिए सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और यहाँ ट्रांसफार्मर के लिए सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण। अब हम पढ़ते हैं इसकी बनावट। तो बनावट में देखो, जनरली आपको बनावट नहीं पूछी जाती है, और बनावट को आप इसी तरीके से बनाओ कि जिस तरीके से यहाँ लिखावट हो, आप अपने डायग्राम को भी उसी तरीके से बनाइए, तो बनावट आपको साथ में ही याद हो सकती है। तो देखो, बनावट इस प्रकार से है कि इसमें नर्म लोहे की आयताकार प्लेटों को, इसमें नर्म लोहे की आयताकार प्लेटों को एक के ऊपर एक रखकर एक पटलित लेमिनेटेड क्रोड बनाया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ ये होता है कि आप चाहते तो नरम लोहे का इतना मोटा एक डायरेक्टली टुकड़ा भी ले सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। आपने एक नरम लोहे की पतली पत्ती ले ली, उस पत्ती के बीच में आपने एक विद्युत रोधी वार्निश का लेप कर दिया, और उसके बाद में आपने फिर दूसरी पट्टी रख दी, फिर लेप कर दिया, फिर तीसरी रख दी, फिर लेप कर दिया, फिर चौथी रख दी। तो इस प्रकार से अगर आप क्रोड बनाते हो तो उसे हम लेमिनेटेड या पटलित क्रोड कहते हैं। अब यहाँ आप समझना चाहो कि भाई ऐसा क्यों किया गया, तो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि भाई इस ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, और आपने पढ़ रखा है कि भंवर धाराएं इतनी प्रबल होती है कि पदार्थ पूरा गर्म होकर पिघल भी सकता है। तो यहाँ भंवर धाराओं के कारण होने वाली जो ऊर्जा हानि है, उनको कुछ थोड़ा बहुत कम करने के लिए हम यहाँ पर पटलित क्रोड बनाते हैं। अब इस आयताकार कुंडली की प्लेटों पर हम तांबे के तारों को लपेटकर 2 कुंडलियां बनाते हैं। ठीक है, तो एक कुंडली है जिससे आप प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ते हो, तो ये प्राथमिक कुंडली कहलाएगी। प्राथमिक कुंडली में जो घेरों की संख्या है वो NP, जो वोल्टता है वो EP, और जो इसमें बहने वाली धारा है वो है IP। तो ये तो आ गई प्राथमिक कुंडली। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी आपने तांबे के तारों को लपेटकर एक कुंडली और बना रखी है। तो अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि जैसे यहाँ आपने जो घेरों की संख्या है दूसरी कुंडली में
वो प्राथमिक से आपको कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। तो ट्रांसफार्मर के प्रकार में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हैं, एक है उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इसमें आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है उच्चाई यानी उच्च, ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करता है। तो ये निम्न को उच्च में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। और दूसरा एक है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो वापस उच्च वोल्टता को यहाँ निम्न वोल्टता में कन्वर्ट कर देगा। तो कई बार आपको क्वेश्चन में इस तरीके से भी दे देते हैं कि भाई आप उच्चाई ट्रांसफार्मर का ही चित्र बनाइए। तो फिर यहाँ आपको जो दूसरी कुंडली आपने बना रखी है, इसमें जो घेरों की संख्या है डायग्राम में, वो आपको प्राथमिक कुंडली में जो घेरे हैं उनसे ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ आपने 1 2 3 4 और 5 घेरे दिखा रखे हैं, और संख्या में यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ज़्यादा है। तो घेरों की संख्या ज़्यादा है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर, और कम है तो अपचाई। तो इस कुंडली के सिरों पर जो वोल्टता प्रेरित होगी ES और जो धारा होगी वो IS। तो यहाँ उच्चाई ट्रांसफार्मर कौन सा हुआ? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी दूसरी कुंडली में घेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से ज़्यादा हो, वो उच्चाई होते हैं। और अपचाई कौन से? जिसकी दूसरी कुंडली में घेरों की संख्या प्राथमिक से कम होती है। और अपचाई उच्च वोल्टता को वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं? निम्न वोल्टता में। तो ये ट्रांसफार्मर हो गए अपचाई। अब बनावट, तो इसमें देखो लैंग्वेज आपके सामने है कि भाई इसमें नर्म लोहे की आयताकार प्लेटों को एक के ऊपर एक रखकर पटलित क्रोड बनाया जाता है, और इनके ऊपर तांबे के तारों को लपेटकर दो कुंडलियां बनाई जाती है। प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती स्रोत को संयोजित किया जाता है, और द्वितीय कुंडली के सिरों पर हम निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये दो कुंडलियां होगी। तो बनावट में आपको इतना ही लिखना है। आगे बात करते हैं हम कार्य विधि की। तो कार्य विधि या कार्य प्रणाली, तो इसमें आप देखिए कि डायग्राम आपके सामने है। जैसे ही आप यहाँ प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हो, तो आप अच्छी तरह जानते हो प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जिसके मान में समय के साथ लगातार परिवर्तन होता रहता है, मान ज़्यादा कम ज़्यादा कम। और ओरस्टेड का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है कि अगर चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यहाँ इन कुंडलियों में धारा भी प्रवाहित हो रही है, उसका मान भी चेंज हो रहा है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो प्राथमिक कुंडली के साथ साथ दूसरी कुंडली से भी गुजरेगी। और आपने पढ़ रखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, तो जो निकलेगी वो घूमकर वापस इंटर भी होगी। तो यहाँ से ये जो बल रेखाएं निकल रही है वो घूमकर वापस इसी जगह आएगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर कि प्राथमिक कुंडली से आपको दो बल रेखाएं प्रेरित होती हुई दिखाई दे रही है, और इतनी ही बल रेखाएं आपको दूसरी कुंडली से भी गुजरती हुई दिखाई दे रही है। तो प्राथमिक कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स और द्वितीय कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो बराबर है, क्योंकि जितनी बल रेखाएं यहाँ प्रेरित हो रही है उतनी यहाँ पर निर्गत हो रही है। तो अब कार्य प्रणाली में आप इस प्रकार से लिखोगे कि जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो दूसरी कुंडली से भी गुजरती है। और फैराडे के नियमानुसार जिस कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि इन कुंडलियों के अंदर से गुजरने वाली जो ये बल रेखाओं की संख्या है उसी को आप बोलते हो चुंबकीय फ्लक्स। तो इसके मान में परिवर्तन होगा, तो फैराडे के नियमानुसार जिस कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है उसी कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो आप यहाँ पर जो कार्य प्रणाली के लिए आपने लैंग्वेज बोली है, तो आप यहाँ लिखोगे फैराडे व लेंज के नियम से, फैराडे व लेंज के नियम से। तो अगर ये कंडीशन आप पहले लगाते हो प्राथमिक कुंडली के लिए,
फैराडे और लेंज का नियम है प्राथमिक कुंडली के लिए। तो मान ये आ जाएगा EP बराबर -NP और d∅dt और P, क्योंकि यहाँ घेरों की जो संख्या है वो NP आ गई और ये आपने नियम पढ़ ही रखा है E बराबर d∅dt। प्राथमिक कुंडली है इसलिए आपने प्राइमरी लगा दिया यहाँ P। और अगर ये कंडीशन द्वितीय कुंडली के लिए होती तो आप यहाँ द्वितीय कुंडली के लिए ये जो मान है इस प्रकार से लिखोगे ES बराबर -NS d∅dt और S। अब अगर आप यहाँ वोल्टता और घेरों के बीच में रिलेशन बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ इस समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है। तो जैसे समीकरण 1 में 2 का भाग दोगे मान आएगा EP बटा ES, यहाँ मान आ जाएगा NP d∅dt प्राथमिक कुंडली के लिए, यहाँ मान आएगा माइनस का NS d∅dt सेकेंडरी कुंडली के लिए। अब आपके सामने है पॉइंट कि जितना फ्लक्स प्राथमिक कुंडली से निर्गत होता है उतना ही द्वितीयक से, तो ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ रिलेशन आ जाएगा ES बटा EP बराबर NP बटा NS। ठीक है, तो इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि जिस कुंडली में घेरों की संख्या ज़्यादा है उसमें वोल्टता का मान भी ज़्यादा होगा। अब अगर आप यहाँ पर धारा के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ लिखोगे कंडीशन कि यदि ऊर्जा हानि को नगण्य माना जाए तो देखो अब ऊर्जा हानि क्या है। तो यहाँ ट्रांसफार्मर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आपने यहाँ एक नाम लिखा है कि अगर ऊर्जा हानि को नगण्य माना जाए यानी ऊर्जा हानि है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आएगा कि भाई ट्रांसफार्मर में यहाँ विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हानि होती है, जिनमें सबसे पहले है ताम्र हानि। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसफार्मर में आपने जो ये तांबे के तारों की कुंडलियाँ बना रखी है, इन तांबे के तारों का निश्चित प्रतिरोध होने के कारण जैसे ही आप यहाँ इनमें धारा प्रवाहित करोगे ये तार गर्म होंगे तो कुछ ऊर्जा वायुमंडल में चली जाएगी। उस हानि को हम बोलते हैं ताम्र हानि। अब ये हानि हमें कम करनी है तो कम करने का एक ही तरीका है कि प्रतिरोध को कम किया जाए। ताम्र हानि को कम करने के लिए प्रतिरोध को कम किया जाए। और आप अच्छी तरह जानते हो कि प्रतिरोध को कम करने के लिए आपको QA का जो मान है यानी तारों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी उसको आपको बढ़ाना होगा। तो ताम्र हानि तांबे के तारों के कारण होने वाली है और इसे कम करने का एक ही उपाय है कि तांबे के आप मोटे मोटे तार काम में लो, जिससे प्रतिरोध का मान घटेगा तो तांबे के तार थोड़े कम गर्म होंगे। तो ये हानि तो आप इस प्रकार से कम कर सकते हो। दूसरा पॉइंट यहाँ है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि तो आपके सामने है कि जो बल रेखाएं आपको इन कुंडलियों के अंदर से जाती हुई दिखाई देती है, इन्हीं बल रेखाओं के संपर्क में ये क्रोड है। तो यहाँ आधे चक्कर में क्रोड चुंबकित होगी, आधे में फिर भी चुंबकित होगी, फिर चुंबकित होगी, फिर भी चुंबकित होगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा लगातार कन्वर्ट हो रही है। अब ये कहा जाता है कि कोई भी क्रोड चुंबकन के समय जो ऊर्जा लेता है उतनी ऊर्जा वापस विचुंबकन के समय नहीं लौटाता है। यानी चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा का जो मान है वो विचुंबकन के समय आपको जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी तुलना में ज़्यादा है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि विचुंबकन में आपको जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कुछ कम होती है, और इस हानि को ही आप बोलते हो शैथिल्य हानि। तो ये हानि तभी कम हो जब आप एक ऐसे पदार्थ का चयन करो जिसके लिए BH वक्र का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम हो। और आपने पढ़ रखा है कि जो नर्म लोहा है तो नर्म लोहे के लिए
जो ये शैथिल्य हानि है वो सबसे कम होती है। तो कई बार आपको 1 नंबर का ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है वो आपने यहाँ नर्म लोहे की ही क्यों बनाई? तो उसका रीज़न ये है क्योंकि नर्म लोहे के लिए शैथिल्य हानि सबसे क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि नर्म लोहा एक ऐसा पदार्थ है जिसकी निग्रहिता सबसे कम है, इसलिए यहाँ शैथिल्य हानि नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि। तो भंवर धारा के कारण जो हानि है तो ये मैंने आपको यहाँ बता ही दिया। तो भंवर धाराएं क्या है? तो यहाँ देखिए कि जो बल रेखाएं इन कुंडलियों के अंदर से जाती है, अगर कोई चुंबकीय बल रेखाएं किसी ठोस पदार्थ जैसे धातु की चकती है, प्लेट है, अगर इनसे गुजरे और उन बल रेखाओं की संख्या में यानी फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो तो उस पूरे पदार्थ में चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती है, जिन्हें आप बोलते हो भंवर धाराएं। ठीक है। और जिस प्रकार से आप पानी में पत्थर डालते हो वहाँ देखते हो आप एक प्रकार की धाराएं बनती है, तो उसी प्रकार से यहाँ किसी धातु में भंवर धाराएं बनती है। ये धाराएं हमेशा उसी कारण का विरोध करती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी, जिसके कारण ये पूरा पदार्थ गर्म हो जाता है और पिघल भी सकता है। तो इसको कम करने के लिए जो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि आपने क्रोड का एक मोटा टुकड़ा काम में ना लेकर प्लेटों को एक के ऊपर एक रखकर उनके बीच में विद्युत रोधी वार्निश का लेप किया है, और ऐसे करने को हम बोलते हैं कि आपने पटलित क्रोड बनाया है। तो कई बार आपको ये नाम भी वहाँ मिलता है और पूछा भी जाता है पटलित क्रोड क्यों बनाया जाता है? तो भंवर धाराओं के कारण होने वाली जो ऊर्जा हानि है उनको कम करने के लिए हम पटलित क्रोड बनाते हैं। तो मुख्य ये 3 प्रकार की हानियाँ ही हैं। एक आपको इस बार नई फ्लक्स हानि और दी हुई है, और फ्लक्स हानि का मतलब यही है कि यहाँ पहली कुंडली में जो बल रेखाएं हो वो सारी की सारी दूसरी कुंडली से गुजरे, यानी फ्लक्स की हानि ना हो। इसलिए आजकल ऐसा किया जाता है कि कुंडलियों को आप प्लेटों पर ना लपेट कर बीच में ही एक लेकर पदार्थ ले लेते हैं बीच में, और उसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, दोनों कुंडलियों को इस प्रकार से लपेट देते हैं। तो अब की बार यहाँ जो भी बल रेखाएं प्रेरित होगी तो वो प्राथमिक कुंडली के साथ साथ दूसरी कुंडली से भी गुजरेगी, जिससे फ्लक्स की कोई हानि नहीं होगी। तो इस बार इम्पोर्टेंट अगर माने अपन तो ट्रांसफार्मर में जैसे आपको परिभाषा है, सिद्धांत है, डायग्राम, कार्य प्रणाली के साथ ऐसा पूछा जा सकता है कि भी ट्रांसफार्मर में होने वाली विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हानि और उनको कम करने के उपाय बताइए। तो 3 हानियाँ मोस्ट है, जैसे ताम्र हानि है, शैथिल्य हानि है, भंवर धाराओं के कारण होने वाली हानि है, और उनको कम करने का जो उपाय है वो पूरा आपने यहाँ बनावट में देखा है। पटलित क्रोड है, और आपने जो क्रोड है वो भी नर्म लोहे का लिया है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर का पॉइंट है वो इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि शुरू से हम अगर देखें तो एक प्रत्यावर्ती धारा का या वोल्टता का एक पूरे चक्कर में जो वर्ग माध्य मूलमान है, एक तो हम उसे इम्पोर्टेंट मान के चल रहे हैं कि 3 नंबर की चॉइस वहाँ हो सकती है। दूसरा आपने ये पढ़ रखा है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो तो वहाँ धारा और वोल्टता की कलाओं के बीच में कैसा रिलेशन होगा वो चॉइस होती है। LCR पर आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वहाँ LCR की चॉइस कम है, लेकिन RL परिपथ और RC परिपथ के 2 डेरिवेशन आपको बताए हुए हैं, वो थोड़े सिंपल है, उनको भी आप देख सकते हो। और मोस्ट चॉइस अगर माने अपन, ठीक है, तो वो चॉइस आपकी है यहाँ पर।